वेस्ट बंगाल का सिटी ऑफ ब्यूटी कुछ बिहार, भारत का आखिरी शहर जयगांव, भूटान का पहला शहर फुनचुलिंग, नॉर्थ बंगाल का खूबसूरत सा जगह डुअर्स और नेपाल का बहुत खूबसूरत सा जगह कन्यम। क्या ये सारे जगह सिर्फ 5 दिन में ट्रेवल करके कंप्लीट किया जा सकता है? लेकिन ये कारनामा ऑलरेडी मैंने और मेरे दोस्त ने कर लिया है। कुछ महीने पहले जब हम लोग घूमने गए थे तब हम लोग ये सारे जगह को कवर करके आए थे। हालांकि हमारे ट्रिप के आखिरी दिन में इतना बारिश हुआ था कि हम लोग नेपाल के कन्यम में नहीं जा पाए थे। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उसका भी एक वीडियो करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए, और इसी के ऊपर रहेगा ये पूरा सीरीज फुनचुलिंग भूटान एंड नॉर्थ बंगाल ट्रिप 2025, और ये है उस सीरीज का पहला वीडियो। तो अभी चलिए शुरू से शुरू करते हैं उस वीडियो को। हम लोगों ने शियालदा से ट्रेन पकड़ा था और हमारा पहला स्टॉपेज था कुछ बिहार। हम लोग को डायरेक्ट ट्रेन मिल गया था। अगर आप लोगों को डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रहा है तो आप लोग नॉर्थ बंगाल का एनजीपी या शिलीगुड़ी के वहाँ से होते हुए बहुत सारे इंटरसिटी एक्सप्रेस चलते हैं उससे, या फिर बहुत सारे बसेस है उससे होते हुए आप लोग कुछ बिहार जा सकते हैं। हम लोग कुछ बिहार के वहाँ से घूम के वहाँ से बस पकड़ के चले गए थे जयगांव के वहाँ पे। जयगांव से जस्ट पास में ही है फुनचुलिंग भूटान का बहुत खूबसूरत सिटी है। वो वाला घूम के हम लोग फिर वहाँ से जयगांव के बस पकड़ के चले आए थे डुअर्स के चालसा एरिया में। फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे ट्रेन पकड़ के शिलीगुड़ी, और उसके बाद तो जैसे मैंने पहले ही कहा हम लोग जाने वाले थे नेपाल के कन्यम में, लेकिन बारिश हो रहा था इसलिए हम लोग नहीं जा पाए थे। फिर वहाँ से घूमते हुए इसलिए हम लोग बैक करके आ गए थे कोलकाता में अगले दिन सुबह करीब 12-13 घंटा जर्नी करने के बाद। यही था हमारा पूरा रूट मैप। सुबह के आसमान में धुंधले किरण के साथ चलता हुआ सूरज और खूबसूरत से गांव के नज़ारे ट्रेन की खिड़की से झांक के देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, और बीच बीच में ऐसे कई सारे ब्रिजेस आ रहे थे फिर निकल भी जा रहे थे। फिर से वो खूबसूरत गांव के नज़ारे हमारे आंखों के सामने छा रहे थे और वहाँ का ताज़ा हवा हमारे मन को भा रहे थे। और सुबह का नज़ारा किसी भी गांव का हो तो बहुत अच्छा लगता है, और उसके ऊपर जो ताज़ा हवा है वो तो उसमें 4 चांद लगा देते हैं। और ऐसे ही चलते चलते जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो कुछ देर बाद हमें वहाँ पे दिख जाता है एक बहुत खूबसूरत सा जैसे काश फूल का पूरा एरिया बना हुआ है खेतों के उधर में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग बांग्ला में इसे काशफूली बोलते हैं। ये स्पेसिफिकली दुर्गा पूजा के टाइम के आसपास ही उगते हैं। देखिए कैसे नदी के किनारे के पास से पूरा ऐसे काशफूल का जैसे खेती लगा हुआ है। ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और चलते चलते इस नदी का तट देख के भी हम लोग कंफ्यूज हो गए थे एक बार कि हम लोग नॉर्थ बंगाल के किसी एरिया में जा रहे हैं कि साउथ के किसी जगह पे जा रहे हैं। देखिए नदी का तट कितना खूबसूरत लग रहा था ये ट्रेन के यहाँ से। और ऐसे ही चलते चलते फिर से ऐसे पूरा एक भरा हुआ एरिया, मतलब खेत जैसा एरिया नदी के पास से पूरा हमको दिख गया था काशफूल से पूरा लबालब भरा हुआ। फिर ऐसे ही चलते चलते हम लोग कुछ देर बाद जाके पहुंच जाते हैं कुछ बिहार के स्टेशन के वहाँ पे। और कुछ बिहार के वहाँ पे हम लोग को 5 नंबर प्लेटफॉर्म के उधर में उतारा गया था। आप लोग जो भी प्लेटफॉर्म में उतरिएगा वहाँ से आप लोगों को 1 नंबर प्लेटफॉर्म के तरफ ही आना पड़ेगा। हम लोगों को 5 नंबर के प्लेटफॉर्म के उधर में उतारा गया था, इसलिए वहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के दूसरे साइड के सीढ़ी में पहुँच के वहाँ से उतर के हम लोगों को पहुँचना पड़ा था 1 नंबर प्लेटफॉर्म के वहाँ पे। और 1 नंबर प्लेटफॉर्म के वहाँ पे उतर के वहाँ पे पास से ऐसे लेन जैसे बने हुए वहाँ से चलते चलते हम लोग आगे बढ़ रहे थे। आप लोग चाहे तो प्लेटफॉर्म से भी आगे जा सकते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते सामने ऐसे 2 आर्च जैसे गेट बने हुए हैं, वहीं से निकल के जाना पड़ेगा मेन गेट के बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ जाते हुए देखिए ऐसे कुछ भी राजबाड़ी का फोटो और भी कई सारे फोटो वहाँ पे लगे हुए थे। और बाहर निकलते ऐसे बहुत सारे टोटो वाले इंजन वैन वाले आप लोगों को अप्रोच करेंगे, लेकिन उन लोगों के पाले में नहीं पड़ना है वरना बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। वहाँ पे सामने उन लोगों का टैक्सी स्टैंड, लोकल ऑटो स्टैंड, शेयर टोटो स्टैंड सब बने हुए हैं। वहीं से टोटो पकड़ने से सिर्फ 20 रुपया भाड़ा लगता है कुछ बिहार राजबाड़ी के उधर में पहुँचने के लिए। तो उसी में बैठ के हम लोग निकल पड़े थे कुछ बिहार राजबाड़ी की तरफ जाने के लिए। और जैसे मैं कह रहा था उस दिन दुर्गा पूजा, इसलिए देखिए यहाँ पे छोटा एक दुर्गा पूजा का पैंडल भी बना हुआ था। और वैसे ही थोड़ी देर बाद बाहर निकल के देखिए प्रॉपर नॉर्थ बंगाल का भाइब आ रहा था, एकदम सनी डे था। और ये देखिए एक कैनेल है ये, लेकिन वो भी कितना खूबसूरत लग रहा था। और ऐसे ही चलते चलते जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पे सामने हमको कुछ देर बाद दिख गया था कुछ बिहार राजबाड़ी जाने का। ये देखिए ये है मेन एंट्रेंस डोर।
लेकिन यहीं पे कुछ भी राजबाड़ी नहीं है। टोटो में बैठ के यहीं से भी करीब 5-6 मिनट लग जाता है राजबाड़ी के वहाँ पे जाने के लिए, और टोटो लाके ये बस स्टैंड के उधर में आप लोग को उतार देगा। यहीं से पैदल 2-4 मिनट सामने की तरफ जाने से ही वहाँ पे कुछ भी राजबाड़ी मिल जाएगा देखने के लिए। और यहाँ पे देखिए उस दिन बहुत भीड़ भी था, इधर उधर से गाड़ी वगैरह आ रहे थे, तो हम लोग को चलने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। रास्ते के बीच में यहाँ पे पुलिस कैंप भी बना हुआ है, अगर आप लोग को कुछ समझने में तकलीफ हो रहा है तो उनसे भी पूछ सकते हैं। और ये वाला है बस पार्क, और ये पीछे के रास्ते से हम लोग आए थे। इसी रास्ते को क्रॉस करके सामने की तरफ आगे बढ़ते हुए 2-4 मिनट सामने निकलने के बाद ही रास्ते के दाएं साइड में वहाँ पे ऐसे कई सारे दुकान वगैरह दिख जाएंगे। इन दुकानों के पास से ही है इस राजबाड़ी का एंट्री गेट, और एंट्री गेट के राइट साइड में भी है उन लोग का ये टिकट काउंटर। और ये पीछे की तरफ अभी आप लोग जो देख रहे हैं, ये वाले गेट से हम लोग अंदर आए थे। ये वाला छोटा गेट है, और बड़ा वाला गेट तो ज़्यादातर बंद ही रहता है, खुलता नहीं है। और यहाँ से टिकट वगैरह काट के हम लोग एकदम निकल गए थे इस राजबाड़ी को एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत है ये राजबाड़ी, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मैं भी वहाँ पे खड़े होके थोड़ा बहुत रील वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मुझे वो रील वगैरह उतना बनाना अच्छे से आता नहीं, फिर भी कोशिश कर रहा था। और फिर वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर खड़े रहे, और इतना बड़ा ये जो राजबाड़ी का एरिया है उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, और कुछ सारे फोटो वगैरह भी वहाँ पे हम लोग खींचते। फोटो वगैरह खींच लेने के बाद थोड़ा देर और हम लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं, और फिर प्लानिंग करते हैं इस राजबाड़ी के अंदर जाके इसको एक्सप्लोर करने के लिए। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते इस राजबाड़ी के जो एंट्रेंस गेट है उसकी तरफ जा रहे थे। और हाँ, आप लोग जब इस राजबाड़ी के अंदर जाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि अंदर में फोटो वीडियो कुछ अलाउड नहीं है। मैं तो चोरी छुपे थोड़ा बहुत तो कर लिया, लेकिन आप लोग वो रिस्क मत लीजिएगा। अगर फ़ोन या कैमरा वगैरह ले लिया तो उसको वापस लाने में बहुत मुश्किल हो सकता है। खैर ऐसे चलते चलते हम लोग पहुंच गए थे राजबाड़ी के अंदर में जो म्यूजियम जैसा एरिया बना हुआ है उन सारे रूम्स में। लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम लोगों को तो वहाँ पे फोटो वीडियो लेना मना था। मैं तो कहीं से भी चोरी छुपे से ऐसे कर ले रहा था, इसलिए ज़्यादा किसी से पूछ भी नहीं सकता था। लेकिन मुझे जितना मालूम है वो इन्फॉर्मेशन आप लोग को एक के बाद एक देते रहूँगा। पहले जो रूम में हम लोग घुसे थे वहाँ पे देखिए ये है महारानी इंदिरा देवी जी का फोटो, जो तब की कूच बिहार की महारानी थी। फिर उस रूम से बाहर आके हम लोग पहुँच गए थे सीढ़ियों के पास में, लेकिन उन सीढ़ी के पास में एक हाथी का सिर का इतना बड़ा स्केलेटन रखा था, लेकिन वो किस लिए था ये भी हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। उसके पास से जो ये लकड़ी की सीढ़ी है, यहाँ से चढ़ते हुए हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। लेकिन चढ़ते हुए यहाँ पे दीवार पे एक जगह पे पोस्टर पे लिखा हुआ था कि एट ए टाइम यहाँ पे 25 आदमी से ज़्यादा चढ़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत पुराने टाइम का सीढ़ी है ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे देखिए एक एक फ्लोर का हाइट इतना बड़ा है कि हमारे यहाँ के तो 2-2.5 फ्लोर उसमें समा ही सकते हैं। ऊपर की तरफ आते यहाँ के बैल्कनी से इस रॉयल पैलेस का जो पार्क एरिया है वहाँ का बहुत एक शानदार सा व्यू दिखता है। हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहते हैं, थोड़ा फोटो वगैरह निकालते हैं अपना, और उसके बाद उसके पास के रूम में ही घुस जाते हैं। और वहाँ पे देखिए इस राजबाड़ी का एक गोल्डन कलर का छोटा सा डैमी बना हुआ था, उसके पास ऐसे बहुत सारे राजा महाराजों के तस्वीर थे, उनका यूज़ किया हुआ ऐसे बर्तन वगैरह और भी कई सारे चीज़ों का यहाँ पे एग्जीबिशन सा पूरा लगाया हुआ था। लेकिन वहाँ के गार्ड तो हमको बहुत ज़्यादा डांट रहे थे, तो इसलिए हम लोग झट से वहाँ से बाहर निकल के आ गए और पीछे की तरफ में भी जा रहे थे। वहाँ पे भी कई सारे ऐसे रूम्स थे, तो वहाँ पे भी कुछ देखने लायक है कि नहीं, वो देखने के लिए हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे भी ये बैल्कनी के पास से इस राजबाड़ी का तो और भी ज़्यादा खूबसूरत व्यू यहाँ पे दिख रहा था। एक बार थोड़ा आप लोग देख लीजिए। हम लोग जब वहाँ पे पहुँचते तो देखते हैं कि वहाँ पे दरवाजे पे ताला लगा हुआ है और सामने क्लोज्ड का भी साइन बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो इसीलिए हम लोग बैक करके आ रहे थे और राजबाड़ी से भी निकलने की प्लानिंग कर रहे थे। और निकलते निकलते यहाँ का जो सेंट्रल एरिया राजबाड़ी का, वहाँ पे भी देखिए बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम वहीं पे भी चल रहा था। और सिर्फ यहीं पे नहीं, उसी के साथ साथ हम लोग जो सीढ़ी से चढ़े थे उसके पीछे की तरफ में ये जो लेन है वहाँ पे भी देखिए ऐसे नो एंट्री का साइन बोर्ड यहाँ पे भी लगा हुआ था। कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बहुत सारा जगह उस दिन वहाँ पे बंद हम लोग को मिल गया था, तो इसीलिए हम लोग उस एकदम राजबाड़ी से बाहर की तरफ आ गए। और ये है उस राजबाड़ी का
पीछे का नज़ारा, यहाँ से तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और शायद तो पीछे एक गेट भी है जितना मुझे याद है। और ये जगह बहुत ही बड़ा है और हम लोग यहाँ से निकलते वक्त भी सोचते थोड़ा इसका जो ये पार्क है यहाँ पे बैठ के भी थोड़ा रिलैक्स कर ले, थोड़ा फोटो वीडियो यहाँ पे भी ले ले। और यहाँ से रिलैक्स करने के बाद हम लोग चले गए थे एकदम मेन गेट से बाहर की तरफ। वहाँ से निकल के एक टोटो लेके हम लोग निकल पड़ते हैं उस दिन के हमारे नेक्स्ट स्पॉट में जाने के लिए। लेकिन जाते हुए उस रॉयल पैलेस से निकल के कुछ दूर चलते ही दिख जाता है इतना बड़ा एक खूबसूरत सा लेक, जिसे यहाँ पे सागर दिघी के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पे कूच बिहार के इस एरिया के लोग आके अपना जो स्पेशल टाइम है उसे स्पेंड करते हैं। और ये कूच बिहार के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में भी पड़ता है। साथ ही साथ इस जगह पे बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी बने हुए हैं, जितना तो मुझे मेरे टोटो वाले से पता चला था। इसीलिए भी ये जगह और भी ज़्यादा खास हो जाता है। और वहाँ से चलते चलते हम लोग जाके पहुँच जाते हैं मदन मोहन मंदिर में। देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है ये, और ये है उस जगह के पूरा एकदम खूबसूरत सा नज़ारा। लेकिन उस दिन इतना ज़्यादा धूप तक है, मुझे तो चलने में भी मुश्किल हो रहा था, नंगे पैर तो चला ही नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे तैसे मैं चलते चलते उस मंदिर में ही पास में एक छोटा सा काली मंदिर भी बना हुआ था, वहाँ पे जाके थोड़ा फोटो वीडियो लेने की तो कोशिश कर रहा था। लेकिन बार बार इधर उधर से लोग आते जाते रह रहे थे, तो इसलिए थोड़ा लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे मैंने वहाँ पे एक फ़ोटो लिया, फिर उसके पास में जो मदन मोहन का भी मंदिर है वहाँ पे भी फ़ोटो वीडियो लिया। फिर वहाँ से हम लोग झट से निकल गए और जाके पहुँच गए थे उसी टोटो में चलते चलते वहाँ का और एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट, जो था 200 साल से भी ज़्यादा पुराना कूच बिहार का एक दुर्गा मंदिर। और जैसे मैंने वीडियो में पहले ही कहा था, उस दिन दुर्गा पूजा था, तो उसीलिए वहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ हुआ पड़ा। देखिए पूरा टोटो एकदम लबालब यहाँ पे भरे हुए, इसलिए तो यहाँ पे जैम भी लग गया था, चलने फिरने में भी मुश्किल हो रहा था। हम लोग तो सोचते कि हमारे यहाँ पे सिर्फ जैम होता है, लेकिन यहाँ पे भी जैम देख के मुझे लगा नहीं, ये सब जगह का ही एक ही प्रॉब्लम है। और उस दिन तो वैसे शाम होने को भी आया था, दोपहर तो निकल ही गया था, इसलिए ऐसे जो मेले के छोटे बड़े दुकानें वो भी आस्ते आस्ते सब ओपन होना शुरू हो गए थे। और यहाँ पे जो वॉलंटियर लोग वगैरह भी थे, वो लोग भी आस्ते आस्ते इन सारे जैम को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। फिर वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते मैं जा रहा था उस मंदिर की तरफ, और जाते हुए भी देखिए मेले के पास में जो जैसा ऐसे दुकान वगैरह लगे रहते हैं, जो जैसे नॉर्मल मेले में होते हैं, वही सारे दुकान यहीं पे भी थे। और फिर वहाँ से चलते चलते मैं आगे फिर से आगे बढ़ रहा था, और आगे बढ़ते बढ़ते उस मंदिर के सामने देखिए फिर से इधर में जैम लग गया था। जैम छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इधर में ये मेरा दोस्त जा रहा था, और पास में सामने जो टोटो है वही हम लोगों ने रिजर्व करके रखा था। और उसी के सामने अभी आप लोग देख रहे हैं उस जगह का ये फेमस दुर्गा मंदिर, और ये है दुर्गा माँ का एक बहुत खूबसूरत सा मूर्ति। इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ। पहले मैंने गलती से कहा था कि ये मंदिर 200 साल से ज़्यादा पुराना है। ये मंदिर नहीं, यहाँ का जो पूजा का कस्टम है, रीति रिवाज है, वो 200 साल से ज़्यादा पुराना है। और यहाँ पे दुर्गा माँ के मूर्ति के पास जया और विजय नाम का भी 2 मूर्ति यहाँ पे रखे हुए हैं। इंस्टेड ऑफ लॉर्ड गणेशा, कार्तिकेय जी, सरस्वती जी, माँ लक्ष्मी, इनके जगह पे वो रखे हुए हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का द्वारपाल मतलब गेटकीपर्स माना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे माँ दुर्गा को बोरो देवी के नाम से ही पूजा जाता है। यही इस जगह का पूजा का रीति रिवाज है। खैर वहाँ से निकलते निकलते इस मंदिर का भी एक व्यू आप लोगों को दे देता हूँ। हालांकि वहाँ पे पूजा के लिए यहाँ पे पैंडल जैसा कुछ बना हुआ था, तंबू बम्बू लगा हुआ था, लेकिन ये पैंडल कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। वहाँ पे एक्सप्लोर करने के बाद टोटो पकड़ के बहुत देर जर्नी करके हम लोग पहुँच गए थे श्री श्री मधुपुर धाम छात्रा में। और ये जगह तो बहुत खास था, लेकिन पहुँचने में बहुत मुश्किल हुआ था। करीब 12-15 किलोमीटर तो होगा ही टोटो में। और यहाँ पे पहुँचते यहाँ के दुकानदार वगैरह तो हम लोग के पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं? आसाम से? हम लोग कहते नहीं, हम लोग कोलकाता से आए। तो वो लोग और भी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इतने दूर दराज के एरिया में बहुत ही कम कोलकाता वगैरह से दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। और ये वाला है वो मंदिर, देखिए।
और इस मंदिर के सामने देखिए गेट के आसपास में ऐसे दोनों तरफ में ऐसे शेर की मूर्ति बने हुए और कई सारे ऐसे मूरल जैसे पेंटिंग तो बने हुए हैं और सामने बहुत सारे ऐसे फ्लावर वाजेस रखे हुए हैं जो यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा दे रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पे एक तुलसी मंच जैसा भी बना हुआ है, आप लोग चाहे तो यहाँ पे धूप वगैरह लगा के पूजा भी कर सकते हैं। और मंदिर के फ्रंट से देखिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेंटिंग मतलब मूरल जैसा ही बना हुआ है जो इस मंदिर की खूबसूरती को और बढ़ा दे रहा था। और वहाँ पे देख के फिर आस्ते आस्ते मैं जा रहा था इस मंदिर के अंदर की तरफ। और अंदर जाते जाते और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ। इस मंदिर को कोच किंगडम मतलब कोच साम्राज्य के नर नारायण जी ने बनाया था मिड 1600 के आसपास में। और इंडिपेंडेंस के बाद आसाम के जो चीफ मिनिस्टर थे महेंद्र मोहन चौधरी जी ने यहाँ के जो घर वगैरह है सबको यहाँ पे रिबिल्ड करवाया था। इस मंदिर में बहुत ज़्यादा आसामीज इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। खैर फिर मैं वहाँ से आस्ते आस्ते इस मंदिर के पीछे की तरफ जा रहा था। जाते हुए देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण जी का ऐसा एक खूबसूरत सा मूरल आर्ट बना हुआ है और साइड में देखिए और भी कई सारे ऐसे जो खिड़की वगैरह वहाँ का जो काम है मार्बल वगैरह का वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे आके तो मन को शांति भी मिल रहा था। एक तो दोपहर का टाइम था और फिर ये जगह का जो शांति है वो कुछ अलग ही था, बहुत अच्छा लग रहा था, दिल को सुकून मिल रहा था। फिर वहाँ से घूमते घूमते मैं पीछे की तरफ ऐसे जा रहा था और इस पीछे की तरफ में यहाँ पे उन लोगों का जो वॉशरूम वगैरह है और भी कई सारे रहने के भी जगह यहाँ पे है पब्लिक के लिए। कोई अगर वहाँ पे चाहे तो रह सकता है, लेकिन वो कमेटी से बात करके फिर उसके बारे में डिटेल जानने को मिलेगा। खैर वहाँ पे पीछे की तरफ घूम के मैं बैक करके आ रहा था फिर इस मंदिर में। और आते आते यहाँ पे जो सीढ़ी वगैरह है वहीं पे बहुत सारे ऐसे जो नाम लिखे हुए उसको देखने से ही समझ में आता है कि इस मंदिर में आसामीज इन्फ्लुएंस कितना है, कि ज़्यादातर जो वर्ड्स वगैरह है वो आसामीज में यहाँ पे लिखे हुए हैं। मंदिर से निकल के हम लोग जा रहे थे उसी जगह के बाएं तरफ और बाएं तरफ में जाते हुए यहाँ पे श्रीमंत शंकर देवा जी का एक बहुत बड़ा सा और शानदार सा मूर्ति यहाँ पे रखा हुआ था जो 16वीं शताब्दी के आसाम के एक बहुत ही फेमस संत और स्कॉलर थे जिन्होंने अपना आखिरी समय यहीं पे व्यतीत किया था और अपना देह भी यहीं पे त्याग किया था। और ये है उस जगह का पूरा 360 डिग्री व्यू। इस जगह को थोड़ा देखने के बाद हम लोग इसके सामने की तरफ जब बढ़ रहे थे, देखिए मैं कह रहा था ना यहाँ पे आसामीज इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भोग प्रसाद का ये घर है वो भी देखिए आसामीज भाषा में लिखा हुआ है। फिर वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे लाइन से ऐसे यात्री निवास वगैरह भी है। कोई अगर यहाँ पे रहना चाहे तो वहाँ के मैनेजमेंट से बात करके यहीं पे रह सकते हैं। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ के सामने की तरफ बढ़ रहे थे और इस मंदिर के पूरे एरिया से हम लोग निकल जाते हैं और वहाँ से एक टोटो लेके चले आते हैं। ये जो अभी आप लोग मंदिर देख पा रहे हैं इस मंदिर में, लेकिन ये मुझे उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा तो हम लोग वहाँ पे दर्शन करके फिर टोटो पकड़ के निकल गए थे कुछ बिहार राजबाड़ी के तरफ बैक करने के लिए, क्योंकि उसी के पास में जो बस पार्क था वहीं से बस पकड़ के हम लोगों को जाना था जयगांव के वहाँ पे, क्योंकि ट्रेन टाइमिंग तो हम लोग का मैच नहीं हो रहा था इसलिए हम लोग को बस ही पकड़ना था। और ये जो टोटो वाले भैया है मैं तो इनका नंबर लेना भूल गया था, इन्होंने तो बहुत अच्छे से हम लोग को घुमाया था। करीब 40 किलोमीटर होगा आना जाना मिला के, हम लोगों से सिर्फ इन्होंने 300 या 350 रुपया ही लिया था। 400 रुपया मांगे थे लेकिन 300-350 रुपये मान गए थे। हम लोग कुछ बिहार राजबाड़ी के वहाँ पे जाके डायरेक्ट इस होटल में घुस गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि दोपहर भी ऑलरेडी हो गया था, दोपहर से ज़्यादा ही हो गया था, इसलिए हम लोग को और ज़्यादा भूख भी लग गया था। क्योंकि हम लोग जस्ट ट्रेन से उतर के ही साइट सीन वगैरह करने के लिए निकल गए थे और हम लोगों ने मछली मील के लिए बोला था लेकिन उससे पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमको जो मिला वेज मील वगैरह वही हम लोग खा लिए। 70 रुपया लिया था शायद, तो वो खाना भी बहुत अच्छा था। हम लोगों ने वो सारा खाना खाया, खा के सीधे आ गए थे उस होटल से बाहर की तरफ। और ये है उस होटल का बाहर का नज़ारा, ये वाला शायद चक्रवर्ती होटल है, ये वाला ये अच्छा ही होटल है, कोई चाहे तो खा सकते। होटल से 2 मिनट आगे बढ़ने से ही यहाँ का बस पार्क है, वहीं से हम लोग टिकट काट लेते हैं। करीब 80 या 90 रुपया लिया था और चढ़ जाते हैं उस बस में। और बस में लगेज रखने का भी जगह था इसलिए और भी आसानी हो रहा था। ऑनलाइन में काटने का टिकट ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन में मिल जाता है। एक के बाद एक बस वहाँ पे है। उसी बस में 2.5-3 घंटा जर्नी करने के बाद हम लोग जाके पहुँच जाते हैं जयगांव में। जो
जो आखिरी सिटी है इंडिया भूटान के बॉर्डर में। इस वीडियो को मैं यही पे एंड करता हूँ। मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, जहां मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भारत का आखिरी शहर जयगांव और भूटान का एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा शहर फुनचुलिंग में कौन से जगह आप लोग घूम सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि कूच बिहार जयगांव फुनचुलिंग के यहाँ पे ये मेरा दूसरा टाइम था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं वहाँ पे सेकेंड टाइम ट्रेवल करने गया था। इसके अलावा कूच बिहार राजबाड़ी के हिस्ट्री के ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो है। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हो सके तो उन सभी को थोड़ा फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।